आज सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने जो पुराने पेपर हल करवाए हैं, क्या करवाए, जो पुराने पेपर लिए हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। 48 ऐसे प्रश्न हैं जो साथियों पूर्व में पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो अंतिम समय के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे ये प्रश्न, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। टोटल 48 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, ये जो पेपर है संयुक्त भर्ती का जो पेपर हुआ था 28 जून 2022 को, इस पेपर को हम हल करेंगे। राजस्थान जीके के प्रश्न है साथियों। और देखो, आंसर जो है फाइनल आंसर की जो अधीनस्थ बोर्ड की है उसके आधार पर आपको आंसर बताए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है जालोर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में। तो इनमें से जहां पर राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है साथियों, वो जगह आपको प्रश्न संख्या 1 में देखना है। और साथियों, पहले प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपके जो चौथा विकल्प है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। फोर्थ विकल्प पहले प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, कल मैंने YouTube पर कोई वीडियो नहीं डाला था और ना ही ऐप पर कोई टेस्ट डाला था। अब आज आपके ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए अलग अलग टेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो यूं मान के चलिए कि आज शाम नहीं, कल सुबह साथियों, कल सुबह पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट वहां पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 18 रहेगा ये, लेवल 2 हिंदी का 16वां पेपर रहेगा मैराथन, और लेवल 2 एसएसटी का साथियों ये 15वां पेपर रहेगा मैराथन। तो इन टेस्टों को जरूर अटेंड करिएगा। प्रश्न नंबर 2 को देखें, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है अजमेर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या जयपुर में। तो इनमें से जिस जगह पर आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया साथियों, वो जगह आपको दूसरे प्रश्न में देखना है। और दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी का जो आरंभ है ये कहां पर किया गया है, जयपुर में किया गया है। फोर्थ विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है 26 नवंबर 2021 से, 26 अक्टूबर 2021 से, 27 जनवरी 2022 से या 27 अक्टूबर 2020 से। तो मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए साथियों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जो कब से चलाया जा रहा है, 27 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। चौथा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 56 मैदान का संबंध इनमें से किस नदी से है, लूणी नदी से, बनास नदी से, चंबल नदी से या माही नदी से। तो भाई 56 का जो मैदान है राजस्थान के किस क्षेत्र में है साथियों, दक्षिणी क्षेत्र में है। और इनमें से जो नदी 56 के मैदान से संबंधित है वो कौन सी नदी है, माही नदी है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके चौथे प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, टांका विधि, खड़ीन विधि, जोहड़ विधि या कुंडी विधि। तो देखो, जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण है इनके द्वारा साथियों परंपरागत जल संरक्षण की एक विधि बनाई गई जिसका नाम क्या है, खड़ीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, खड़ीन। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है साथियों, खड़ीन वाला। ये जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इस विधि को बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न है, मेजा बांध रिक्त स्थान है, नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है मेजा बांध, कोठारी नदी पर, माही नदी पर, बनास नदी पर या कांतली नदी पर। तो इनमें से जिस नदी पर मेजा बांध स्थित है वो आपको नदी देखना है। छठे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई बनास, कांतली या माही नदी पर नहीं है मेजा बांध। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, कोठारी नदी पर स्थित है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा कि आज आपके एक ऐसा वीडियो आने वाला है, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा साथियों, जिसमें सारी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से आपको एग्जाम में पेपर हल करना है,
किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे साथियों उस वीडियो को। तो उस वीडियो को जितने भी अभ्यर्थी आप एग्जाम देने जाओगे 10 से 15 मिनट निकाल करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें विवरण प्रस्तुत किया जाएगा एग्जाम से संबंधित। देखो 7वां प्रश्न है, निम्न फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? सरसों को, कपास को, धान को या दालों को? तो इनमें से जिस फसल को नरमा के नाम से जाना जाता है साथियों, किस फसल को नरमा कहते हैं? तो जो कपास की जो फसल होती है, कपास की फसल को ही किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक? तो इनमें से जिस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं वो इनमें से कौन सा शहर है साथियों? राजस्थान में जो बूंदी है, बिल्कुल बूंदी को ही साथियों सिटी ऑफ वेल्स, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, बाड़मेर में स्थित है या बीकानेर में स्थित है? तो एक टांके का नाम दे रखा है, वही आपको देखना है इस प्रश्न में कि भाई जो रानीसर टाका है राजस्थान में साथियों, इनमें से जहां पर रानीसर टाका स्थित है वो जगह इनमें से कौन सी है? मित्रों 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो वर्षा जल संग्रहण करने वाला जो रानीसर टाका है ये रानीसर टाका जोधपुर में स्थित है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न पूछ रहा है, कोपेन वर्गीकरण का इनमें से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निर्धारित करता है? CWG, AW, BSHW और BWHW? तो कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है साथियों, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसमें जो झालावाड़ जिला है किस प्रकार के वर्गीकरण में आता है? अब आपको पता होगा कि झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बरसात होती है साथियों, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? इनका AW है। दूसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? जयपुर जिला, उदयपुर जिला, बूंदी जिला और जैसलमेर जिला? तो भाई अगर देखें तो जैसलमेर जिला तो रेगिस्तान में स्थित है, भोराट पठारी प्रदेश की बात कर रहा है ये, तो इसको तो आप यहां से हटा सकते हो। बूंदी जिला किसके अंतर्गत आता है? हाड़ौती के अंतर्गत आता है साथियों, तो इसको भी यहां से आप हटा सकते हो। तो जयपुर या उदयपुर? 11वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। जो भोराट पठारी प्रदेश है इसके अंतर्गत कौन सा जिला आता है? उदयपुर जिला आता है। झीलों की नगरी उदयपुर इसमें आती है साथियों। दूसरा विकल्प 11वें प्रश्न का आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल की, कपास की, मक्का की या गेहूं की? तो इनमें से माही सुगंधा एक फसल की किस्म का नाम है मित्रों ये, और माही सुगंधा फसल की किस्म देखो, एक तो चावल की किस्में, एक आपके मक्का की किस्में और एक आपके गेहूं की किस्में। चावल, मक्का, गेहूं और एक कपास साथियों, कपास और साथ ही बाजरा, इनकी जो मुख्य मुख्य किस्में हैं वो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान की प्रमुख फसलें आपके टॉपिक दे रखा है और उसमें से किस्म का एक प्रश्न जो है 100% आपके आने वाला है। चाहे वो लेवल 1 में आ जाए या लेवल 2 में आ जाए वो बात अलग है, हो सकता है दोनों लेवल में पूछ लिया जाए, लेकिन प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के प्रत्येक पेपर में साथियों फसल की किस्में पूछ रहा है ये, और गेहूं, मक्का, चावल, कपास और बाजरा इनकी किस्में सर्वाधिक पूछी जा रही है। तो इनकी जो इंपोर्टेंट 2-2, 3-3 किस्में हैं उनके बारे में आपको सभी को पता होना चाहिए। 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, माही सुगंधा जो फसल की किस्म है ये कौन सी फसल की किस्म है? चावल की किस्म है साथियों। पहला विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है? जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणीकरण और वनस्पति अवनयन? तो देखो राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण पूछा है भाई, क्या जल अपर्दन के कारण रेगिस्तान बढ़ रहा है राजस्थान में? जी नहीं साथियों। लवणीकरण के कारण बढ़ रहा है? जी नहीं। दूसरा और
चौथा, इन दोनों में से एक विकल्प आपका आंसर सही रहेगा। तो भाई सर्वाधिक जो राजस्थान में रेगानिस्तानीकरण बढ़ रहा है साथियों, ये किसके कारण बढ़ रहा है? वायु अपर्दन के कारण बढ़ रहा है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। नाग पहाड़ राजस्थान के जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है नाग पहाड़? जयपुर जिले में, अलवर जिले में, अजमेर जिले में और भरतपुर जिले में। देखो भाई एक बार प्रश्न क्या आया था, नाग पहाड़ की जगह इन्होंने दे दिया था स्नेक हिल्स। क्या दिया था प्रश्न कि स्नेक हिल्स कहाँ स्थित है? स्नेक हिल्स का मतलब नाग पहाड़ से ही लिया जाता है। तो मतलब पेपर में ये चीज विशेष ध्यान रखना है आपको कि भाई प्रश्न में जो शब्द है उसको थोड़ा सा चेंज करके तो नहीं दे दिया। तो बिल्कुल नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर जिले में स्थित है साथियों। थर्ड विकल्प 14वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन, निर्वनीकरण, जनसंख्या वृद्धि और जल प्रदूषण। तो जो ये 4 पर्यावरणीय समस्या है, जैसे मृदा का अपरदन हो रहा है, निर्वनीकरण मतलब वनों की कटाई हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या जल प्रदूषण हो रहा है, इनमें से किसको रेंगती मृत्यु के नाम से जाना जाता है साथियों? 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? मृदा अपरदन को कहा जाता है। मृदा का जो अपरदन कटाव होता है उसको। पहला विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? तो भाई राजस्थान को अगर भाग देखें तो हाड़ौती का जो पठार है ये यहाँ पर स्थित है। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो बिल्कुल अगर बात करें उत्तर पूर्व की तो उत्तर पूर्व में आपके नहीं है, ये उत्तर पश्चिम में भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो मित्रों ये देखिएगा, ये आपके दक्षिण है, ये पूर्व है और यहाँ पर, तो ये किधर रहेगा? दक्षिण पूर्व में रहेगा। अगर इधर होता तो दक्षिण पश्चिम में जाता। तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 में है आपके, राजस्थान में इनमें से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप और खेतीय तालाब। तो जो सिंचाई का स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र जो राजस्थान का है, इसमें सर्वाधिक योगदान कौन रखता है साथियों? नहरों से सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई होती है, तालाबों से या कुएं व नलकूप से या खेतीय तालाब से? तो भाई 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है सिंचित क्षेत्र में, वो किससे होती है? कुएं व नलकूप से होती है। थर्ड विकल्प 17वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है आपके, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, भाई एक तो कोपेन का वर्गीकरण और थार्नवेट का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण इसमें से 101% प्रश्न बनने वाला है आपका, और हर पेपर में ये दे रहे हैं। तो मतलब आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न जरूर देंगे। तो थार्नवेट का जो जलवायु का वर्गीकरण है और कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है, इसको जरूर पढ़ लेना अच्छी तरह से कि भाई कौन सा जिला जो है, कौन सी जगह किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो भाई जो जैसलमेर अवस्थित है, EAD, CAW, DAW और DBW। तो मित्रों 18वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई, कौन से विकल्प पे जाओगे? भाई जैसलमेर। जैसलमेर में आप सभी को पता है कि बहुत कम बरसात होती है, और बहुत कम बरसात के अंतर्गत इन्होंने किसको रखा है साथियों? किसको बताया इन्होंने? EAD को बताया है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 18वें में पहला विकल्प सही रहेगा आपके। 19वां प्रश्न है, गुरु शिखर इनमें से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? शिवालिक का, सतपुड़ा का, नीलगिरी का या अरावली का? तो भाई गुरु शिखर की बात की जा रही है। गुरु शिखर की बात करें, माउंट आबू में साथियों आपके गुरु शिखर स्थित है। और अगर हम देखें कि भाई ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो ये अरावली के अंतर्गत आता है साथियों। फोर्थ विकल्प 19वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है मित्रों आपके, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTD की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1960 में, 1962, 1964 या 1966? तो भाई देखो दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो पूरा नाम दे दिया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, या यूं भी पूछा जा सकता है कि RSRTD की स्थापना कब की गई। तो इसका ये शॉर्ट नेम भी आपको पता होना चाहिए साथियों। और इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? सन 1964 में ही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 21 है,
कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के इनमें से किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में या नागौर जिले में? तो कपूरड़ी खनन क्षेत्र की बात की जा रही है और ये कपूरड़ी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में पड़ता है साथियों? बाड़मेर जिले में पड़ता है। थर्ड विकल्प 21 का सही उत्तर है। चलिए 22 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 है, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र इनमें से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कैडमियम, लौह, अभ्रक और चांदी। तो 2-3 तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें से, खनिजों में से, कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा खनिज उत्पादित होता है या वो जगह कहां पर स्थित है। ये चीजें आपको खनिजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों लेवल में टॉपिक दे रखे हैं खनिजों के। साथियों मोरिजा बानोल की बात की जा रही है। ये जिस खनिज के लिए जाना जाता है, कौन सा खनिज है वो? लौह अयस्क। विकल्प 2 आपके 22वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र, उपाद्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र प्रश्न नंबर 23 में देखना है साथियों आपको। देखो 23 का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र देखा है। अब उपाद्र दक्षिणी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है या अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र है साथियों। तो 23 का आंसर क्या रहेगा आपके? विकल्प नंबर 4 आर्द्र दक्षिणी मैदान जो है ये राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है मित्रों। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 23 का आंसर है। नेक्स्ट 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? बबुल, महुआ, नीम या खेंजरी। तो भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष सभी जानते हैं और राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में, कौन है राजस्थान का राज्य वृक्ष? खेंजरी। बिल्कुल आपके फोर्थ विकल्प जो है प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों, खेंजरी का। यही राजस्थान का राज्य वृक्ष है। 24 का फोर्थ विकल्प आपके आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। तो 25वां प्रश्न, काजरी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में या श्रीगंगानगर में? तो आफरी और काजरी दोनों का पूरा नाम सभी को याद होना चाहिए। आफरी का भी और काजरी का भी, दोनों का पूरा नाम याद होने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई ये दोनों ही कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है साथियों। और इनकी स्थापना कब की गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो 26वां प्रश्न है, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से, शेखावटी प्रदेश के नाम से या मृत नदी प्रदेश के नाम से? तो जो राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन है इसको अन्य जिस नाम से भी जाना जाता है वो नाम आपको 26 में देखना है साथियों। 26वें प्रश्न का आंसर देखें तो इसको क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश नहीं कहते हैं, ना ही शेखावटी प्रदेश, ना ही मृत नदी प्रदेश, क्योंकि लूणी जवाई तो मृत नदी थोड़ी है साथियों। इसको कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है इसको? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके 26वें प्रश्न का आंसर है। चलिए 27 की ओर बढ़ेंगे। तो 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला? तो एक तो आप ये देखो कि सूकड़ी नदी बहती कहां पर है, ठीक है। अगर आपको ये अंदाजा चल गया तो आप कुछ विकल्पों को तो वैसे ही हटा सकते हो साथियों। जिसे अगर हम बात करें 27 में, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। तो क्या झालावाड़ में सूकड़ी नदी बहती है? नहीं बहती है, तो इसको यहां से आप हटा सकते हो। अब सिवाना, जालोर, जैसलमेर साथियों, ये इन तीनों में से आंसर रहेगा दूसरा विकल्प। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालोर का किला बना हुआ है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 27 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28 है, इनमें से किस स्थल पर उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? आहड़ पर, बागोर में, कालीबंगा में या गणेश्वर में? तो भाई देखो, बात करें आहड़ उदयपुर में अग्नि वेदिकाएं नहीं मिली है, गणेश्वर सीकर में भी अग्नि वेदिकाएं नहीं मिली है, बागोर या कालीबंगा? मित्रों 28 का आंसर क्या रहेगा आपके? जो थर्ड विकल्प है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में ही साथियों उत्खनन जो किया गया था इसमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो थर्ड विकल्प आपके 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सी संगठन
केसरी सिंह बारहट ने स्थापित की थी? नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा? तो जिस सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट के द्वारा की गई थी वो सभा 29 में देखना है मित्रों। वीर भारत सभा की स्थापना इनमें से केसरी सिंह बारहट के द्वारा की गई थी। दूसरा विकल्प 29 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। तो 30वां प्रश्न है, इनमें से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? नवी शेर खां, कुशल सिंह, नंदलाल और मेहराब खां। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें कोटा में साथियों विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो भाई इसमें प्रमुख नेता में किसका नाम आता है? मेहराब खां का नाम आता है। विकल्प नंबर 4 आपके 30वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 31 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 31वां प्रश्न देख लेते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? जय नारायण व्यास ने, मोतीलाल तेजावत ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या केसरी सिंह बारहट ने? तो इनमें से जिसके द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1920 में की गई थी। 2-3 चीजें क्लियर होगी 31 से। मित्रों, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1920 में। तो यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयनारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या रहेगा? 1920। किसने की मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना? जयनारायण व्यास ने। याद रखना है इसको। पहला विकल्प आपके 31वें प्रश्न का आंसर है। 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32वां प्रश्न है, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान इनमें से किसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा था? नारायणी देवी को, अंजना देवी चौधरी को, जानकी देवी बजाज को, रतन शास्त्री को? तो भाई इस प्रश्न पर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा साथियों फाइनल आंसर की में बोनस दिया गया है। क्या दिया गया है? बोनस दिया गया है। कांग्रेस का जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, इस दौरान इनमें से जिसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा था, वैसे इसका जो फाइनल आंसर है वो जानकी देवी होना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन पर बोनस दिया गया है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। 33 को देख लेते हैं। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में? तो घटियाला नामक जो शिलालेख है, इनमें से जिस भाषा में लिखा गया था वो कौन सी लैंग्वेज थी साथियों? 33 का आंसर देखें तो भाई घटियाला शिलालेख का जो लेखन है ये संस्कृत भाषा में किया गया था। दूसरा विकल्प आपके 33वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो 34वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी ख्याल का, जयपुरी ख्याल का, कुचामणी ख्याल का या तुर्रा कलंगी ख्याल का? तो भाई लच्छीराम की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 34 में। साथियों, लच्छीराम के द्वारा जिस ख्याल का प्रवर्तन किया गया था वो इनमें से कौन सी ख्याल है? 34वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? भाई लच्छीराम का संबंध है कुचामणी ख्याल से। कौन सी ख्याल से है? कुचामणी ख्याल से। थर्ड विकल्प आपके 34 का आंसर है। नेक्स्ट 35 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो 35वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 35 में क्या पूछ रहा है? 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया नसीराबाद को, एरिनपुरा को, खेरवाड़ा को और नीमच को। तो नाम तो क्या है? जोधपुर लीजियन। इसका गठन किया था अंग्रेजों ने साथियों। कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था। और अगर यहां प्रश्न पूछ रहा है कि इसका केंद्र किसे रखा गया था, तो मित्रों 35वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आंसर है आपके? एरिनपुरा जो है इसी को जोधपुर लीजियन का केंद्र रखा गया था। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था। तो 2-3 प्रश्न है कि भाई कैसे क्लियर होंगे। जोधपुर लीजियन का गठन अंग्रेजों ने कब किया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1835 में। इसका केंद्र किसको रखा गया था? तो एरिनपुरा को रखा गया था। बिल्कुल दूसरा ही विकल्प 35वें प्रश्न का आंसर है साथियों। 36 की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न है, 1923 में ब्यावर में राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? ऋषिदत्त मेहता, उम्मेद सिंह, हनुमंत सिंह या गज सिंह? तो 1923 में ब्यावर में साथियों एक साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था राजस्थान। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ये साप्ताहिक जो पत्र है ये आरंभ किया गया था। पहला विकल्प आपके 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 37वां प्रश्न है आपके, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, गुहिल, सिसोदिया या राणा? तो भाई इस प्रश्न पे भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बोनस दिया गया था साथियों।
हालांकि इस प्रश्न का जो आपके आंसर होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, सिसोदिया। थर्ड विकल्प आपका आंसर होना चाहिए था कि भाई जो राजस्थान का पुरु राजवंश जो शैव परंपरा का निर्वहन करता था वो कौन सा था, सिसोदिया। बाकी इस प्रश्न पर बोनस दिया गया था अधीनस्थ बोर्ड ने। तो चलिए 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न है मित्रों आपके, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? उदय सिंह ने, राम सिंह ने, जगमाल ने या जगत सिंह ने? तो भाई जब चंद्रसेन को राजा बनाया गया था तो इनके जो भाई थे इन्होंने ये कहाँ गए, अकबर के दरबार में गए 1564 ईस्वी में, और वहां पर कहा कि भाई नहीं, राजा तो मुझे बनाया जाना चाहिए था लेकिन राजा चंद्रसेन बन गया, तो भाई आप मुझे मेरी सहायता करो कि मैं राजा बन जाऊं। तो इसके लिए जो चंद्रसेन का जो भाई था जो अकबर के दरबार में गया था वो कौन था मित्रों? 38वें प्रश्न में आंसर देख लेते हैं। जो राम सिंह थे यही साथियों अकबर के दरबार में गए थे। दूसरा विकल्प 38वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 39वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 से, इनमें से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? नीमच, जैसलमेर, कोटा और देवली। तो सीधी सी बात यह है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें साथियों कहां पर विद्रोह नहीं हुआ था, ऐसा आपसे 39वां प्रश्न पूछ रहा है। भाई नीमच में भी हुआ था, कोटा में भी हुआ था, देवली में भी हुआ था, जैसलमेर में नहीं हुआ था साथियों। तो उस हिसाब से आपके 39वें प्रश्न का कौन सा आंसर रहेगा? दूसरा विकल्प आपके 39 का आंसर है। चलिए 40वें प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 40 है, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, साधु सीताराम दास के द्वारा या पंडित गौरी शंकर के द्वारा? तो राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसने की थी साथियों? 40वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। मेवाड़ प्रजामंडल की बात की जा रही है, स्थापक इसका कौन था? तो आंसर देखें, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। 40वें प्रश्न में सेकंड विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट 41 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 41वां प्रश्न है आपके, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी, संत रामदास जी, संत निरंजन नाथ जी और संत हरिदास जी। तो 41वां प्रश्न तो ऐसा अगर देखें 41 को, होता क्या है, नाम क्या है? निरंजनी संप्रदाय। साथियों इसके प्रवर्तक के बारे में 41 में पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रवर्तक निरंजनी संप्रदाय है तो संत निरंजन नाथ इसके संस्थापक है। आंसर आपको पता नहीं है, अनुमान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस मार्किंग है भैया। तो 41वें प्रश्न का आंसर देखिए, बिल्कुल है, यहाँ निरंजनी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक या इसकी जो स्थापना है किसने की थी? संत हरिदास जी ने की थी। 41 में फोर्थ विकल्प आपका आंसर रहेगा। चलिए 42 की ओर बढ़ेंगे। तो 42वां प्रश्न है, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल का, ऊंट का, हाथी का या घोड़ा का? तो गोरबंद नामक जो आभूषण है, ये इस आभूषण को जिस पशु से संबंधित किया गया है, जिस पशु का ये आभूषण है साथियों, वो कौन सा पशु है? ऊंट। बिल्कुल गोरबंद ऊंट का आभूषण है मित्रों। दूसरा विकल्प 42वें प्रश्न का आंसर है। 43 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 43वां प्रश्न देखेंगे, नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में, कमर में, गले में या नाक में? नौगरी नामक आभूषण जो है, देखो आभूषण का टॉपिक, हालांकि सारी चीजें आपके सिलेबस में है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, और देखो भाई अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होने के पूरे चांसेज है। 43 का आंसर देखें तो जो नौगरी नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है साथियों? हाथों में पहना जाता है। ये पहला विकल्प 43वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 44 की ओर बढ़ेंगे साथियों। ईमानदारी से कमेंट करना कि टोटल जो 48 प्रश्न हैं इनमें से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। माइनस मार्किंग करने के बाद में, ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि भाई 48 में से 40 प्रश्न सही हुए और 8 गलत हो गए तो मेरे 40 हुए, नहीं, ये 8 जो गलत हुए तो ये आपके 2 नंबर तो शार्प काट देंगे और 3 जो 2 प्रश्न बच रहे हैं 0.66 और काट देंगे। मतलब आपके जो है साथियों 40 की जगह 39, 38, 37.33 ही परसेंटेज नंबर आएंगे आपके 48 में से। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इनमें से जो सुमेलित नहीं है, जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, जगदीश मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर
और मीराबाई मंदिर चित्तौड़। तो भाई यहाँ पर जो ये 4 मंदिर दिए गए हैं, एक मंदिर इनमें से सही जगह पर नहीं बता रखा है। तो देखो, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में है, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में ही है, जगदीश मंदिर उदयपुर में है, लेकिन द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर, जयपुर में नहीं है बल्कि कांकरोली राजसमंद में है साथियों। तो थर्ड विकल्प बिल्कुल आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 44 का। चलिए आगे बढ़ेंगे 45वें प्रश्न की तरफ। 45 को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 45। सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ राज्य के, जोधपुर राज्य के, जयपुर राज्य के या जैसलमेर राज्य के? तो जो सर वीटी कृष्णामाचारी है ये दीवान थे, लेकिन किस राज्य के दीवान थे साथियों? तो भाई ये जयपुर राज्य के दीवान थे। कौन? सर वीटी कृष्णामाचारी। थर्ड विकल्प आपके 45वें प्रश्न का आंसर है। चलिए 46 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 46वां प्रश्न है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह को या मान सिंह को? तो अकबर के द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि जिस राजपूत शासक को प्रदान की गई थी वो इनमें से कौन सा राजपूत शासक है साथियों? भगवंत दास को ही इन्होंने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। उमरा की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। दूसरा विकल्प 46 का सही आंसर है। अब सेकंड लास्ट 47वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। 47वां प्रश्न है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किस किले का प्रारंभिक नाम क्या था? नए प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। प्रश्न यूं था कि हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणकपुर, रणथंभौरी था, रणपुर था या रणस्तंभपुर था? तो भाई हम्मीर रासो में जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार रणथंभौर का प्राचीन या प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर था। फोर्थ विकल्प आपके 47वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 48वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 48 में क्या है आपके, इनमें से किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट? तो जिस सभ्यता में मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था साथियों, वो इनमें से कौन सी सभ्यता है? भाई 48 का आंसर देखें तो आहड़, कालीबंगा, बेराट इनमें ईंटों का प्रयोग हुआ था, लेकिन गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। थर्ड विकल्प आपके 48वें प्रश्न का सही उत्तर है। ये आज का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अधीनस्थ बोर्ड के अभी तक 11 पेपर में हल करवा चुका हूं आपको, जो कि एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा उपयोगी है। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है साथियों, आप यूट्यूब पर ही खोल के देखोगे प्लेलिस्ट में तो अधीनस्थ बोर्ड पुराने पेपर इस प्रकार से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहां पर सभी जो 11 टेस्ट है वो आप अटेंड कर सकते हो अभी भी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपके पेपर से संबंधित, उसको जरूर अटेंड करिएगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।